टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपको भी लगे कि भाई चलिए एक बार फिर हनीमून पर चल निकलते हैं। ये देखिए, साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं इस वक्त विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, और वहां पर सड़क पर कुछ म्यूजिक बज रहा था और उस पर थिरकते हुए दोनों आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मस्ती करनी हो, मौज करना हो तो कुछ इस अंदाज में करना चाहिए, जो कि अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आप जहां चाहें उस तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जहां एक बार फिर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। खबरें सामने आई हैं कि चीन की सेना के एक पेट्रोल पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के बिसांग गांव में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय जवानों को जब इस बात की जानकारी पड़ी तो उन्होंने चीन के जवानों को वापस जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि सीमा निर्धारित नहीं है हिंदुस्तान और चीन के बीच में, इसलिए चीन लगातार इस तरह की कोशिशें करता रहता है, जिसके जरिए वो ये प्रदर्शित करना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर भले ही भारत का कब्जा हो, लेकिन वो दरअसल चीन का प्रदेश है। 22 दिसंबर 2017 को चीन के प्रतिनिधि दिल्ली में बातचीत कर रहे थे तो 6 दिन बाद अरुणाचल में चीन के फौजी घुसपैठ करते नजर आए। ये है चीन के दोहरे चेहरे का सबसे बड़ा सबूत, यानी बातचीत की आड़ में भी चीन लगातार बॉर्डर पर उकसावे से भरी कार्रवाई कर रहा है। मीडिया के सामने जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक 28 दिसंबर को चीन की फौज की एक पेट्रोल पार्टी अरुणाचल के अपर सियांग जिले के बीसिंग गांव में घुस आई थी, जहां इनका आमना सामना भारतीय जवानों से हुआ और भारतीय जवानों ने इन्हें वापस जाने को मजबूर कर दिया। खबरों की माने तो चीन के फौजियों के पास सड़क निर्माण के उपकरण भी थे, जिनमें 2 एक्सवेकेटर शामिल थे। भारतीय जवानों के एक्शन के बाद चीन के फौजी अपने उपकरण छोड़कर वापस चले गए। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद भारतीय सेना ने डोकलाम में स्टैंड ऑफ की जगह पर दोबारा निगरानी भी की। अरुणाचल के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर से वो अंदर आए हैं। 200 मीटर तक कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लेके वो अंदर आए और कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करके चले गए हैं। ये एक फिर से भड़काऊ कार्रवाई चाइना द्वारा है और हम इसकी निंदा करते हैं और चाइना को ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों से चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी और आगे कोई भी स्कफल वगैरह ट्रुप्स के बीच में हो सकता है। चीन के इरादों की तस्वीर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से साफ हो गई। 2 दिसंबर को प्रवक्ता गेंग स्वांग ने कहा, चीन कथित अरुणाचल प्रदेश के वजूद को नहीं मानता। डोकलाम पर 73 दिन तक चीन और भारत आमने सामने रहे थे। विवाद सुलझा, लेकिन चीन के कदम देखकर लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में डोकलाम जैसे दूसरे विवाद पैदा करता रहेगा। टी न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन लगातार हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की कोशिशें करता रहा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ करता चला रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि चीन किस तरह से अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और घुसपैठ की लगातार कोशिशें करता रहता है। जैसे कि जापान के साथ चीन का एक बड़ा सीमा विवाद है, खास करके शिनकाकू द्वीप समूह को लेकर, और जापान के साथ तनातनी चीन की हमेशा बनी रहती है। ठीक वैसे ही वियतनाम के साथ भी चीन लगातार परस्पर विरोध की स्थिति में है, चाहे वह स्पाटलैंड महाद्वीप के लिए हो या फिर पासल महाद्वीप समूह के लिए हो। उसके साथ साथ उत्तर कोरिया के साथ हालांकि विवाद की स्थिति है, लेकिन चीन के संबंध काफी अच्छे हैं। बायकॉट को लेकर लगातार उत्तर कोरिया और चीन के बीच में विवाद की स्थिति बनी रही है। फिलिस्तीन के साथ भी द्वीप समूह को लेकर, जो कि स्कार्बो शेल है, उसे लेकर चीन का विवाद बना हुआ है और इसे लेकर फिलीपींस और चीन के बीच में तनातनी बनी रहती है। दक्षिण कोरिया के साथ भी ईस्ट चाइना सी को लेकर चीन ने अपनी बातों को सामने रखा है, और चूंकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका का वर्चस्व हासिल है, इसलिए चीन लगातार वहां भी विरोध के स्वर बुलंद करता रहता है। भूटान और चीन के परस्पर विरोध की खबरें आप पूरे साल 2017 में सुनते रहे और कैसे डोकलाम विवाद सामने आया ये भी आप जानते हैं। इसके साथ साथ मंगोलिया के साथ भी
चीन का विवाद बहुत बड़ा और पुराना है। मंगोलिया को तो चीन अलग राष्ट्र मानता ही नहीं है और इस मंगोलियाई बॉर्डर को लेकर चीन लगातार विवाद खड़े करता रहता है। अफगानिस्तान को लेकर भी काफी आपत्तियां हैं चीन को और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चीन हथियाने की फिराक में लगातार लगा रहता है। आइए अब आपको बताएं कि कैसे महाराष्ट्र में कोरेगांव में सोमवार को जब शौर्य दिवस मनाया गया तो उस वक्त और उसके बाद से लेकर कैसे पूरे महाराष्ट्र में एक के बाद एक हिंसा का स्वर बुलंद होता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने बंद की वापसी की अपील की है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि फिलहाल नागपुर की हैं। नागपुर में आगजनी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ साथ हम आपको अन्य तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए आगजनी की जो आप देख रहे हैं, और अब ये देखिए कैसे प्रदर्शनकारी आपे से बाहर होकर स्कूटर मोटरसाइकिल पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई है। इस तरह की तस्वीरें काफ़ी आम हैं। ये कोल्हापुर की तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए आपको हम थाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के पास, और थाने में भी विरोध का स्वर काफ़ी बुलंद रहा और वहाँ पर भी ऑटो रिक्शा चालकों और बाकियों के साथ बदसलूकी और उसके साथ साथ पूरे ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की गई। और अब देखिए कोरेगांव में जहां पर ज़बरदस्त तरीके से कल आग लगाई गई थी और आज भी दिन भर वहां पर हिंसा का माहौल छाया रहा, झुलसा रहा सब कुछ। ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से शांति बहाल की जाए और शांति की अपील हर कोई महाराष्ट्र में कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरेगांव से लेकर मुंबई तक यह प्रदर्शन आखिरकार इतना उग्र क्यों हो गया? इसके पीछे आखिर क्या है वो इतिहास जो कि वाकई में आज 200 साल बाद एक लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। 1 जनवरी 1818 कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे 2 ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ थी मराठा साम्राज्य की फौज और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज फौज, जिसके साथ थे कोरेगांव और उसके नजदीकी इलाकों के महार लोग। भीमा नदी ने तकरीबन 12 घंटों तक एक भीषण युद्ध को देखा, जिसके बाद मराठा फौज को अपने कदम वापस खींचने पड़े। इस युद्ध को मराठाओं और पेशवा की ताकत को सीधी चुनौती माना गया। लेकिन इतिहास में यह भी दर्ज है कि इस युद्ध के हालात सिर्फ रणभूमि पर तैयार नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे वर्ण व्यवस्था और समाज के वो हालात थे जो आगे चलकर इस युद्ध की बुनियाद बने। उस दौर के भारत में जाति व्यवस्था के जरिए भेदभाव चरम पर था। दलितों को अछूत भी कहा जाता था और मराठा साम्राज्य में महार जाति के लोगों को भी अछूत कहा जाता था। पेशवाओं ने अपनी ताकत तो बढ़ाई, लेकिन जाति आधारित इस भेदभाव को दूर नहीं किया, जिसके चलते दलित समुदायों में असंतोष था और इसी असंतोष का हिस्सा महार जाति के लोग भी थे। यह असंतोष भी भीमा कोरेगांव युद्ध की एक बड़ी वजह था। पुणे पर फतेह हासिल करने के मकसद से पेशवा की मराठा फौज आगे बढ़ी, लेकिन उनके सामने पड़ गई एक अंग्रेज टुकड़ी जिसमें महार सिपाही भी थे। हालांकि मराठा फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन भीमा नदी के किनारे जब मोर्चे खुले तो अंग्रेजों की कमान में महार सिपाही डटे रहे और मराठा फौज को पीछे लौटना पड़ा। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस युद्ध को महारों की अस्मिता से भी जोड़ा। इस युद्ध में जीत की खुशी में अंग्रेजों ने एक स्मारक भी बनाया, जिस पर आज भी युद्ध विजय का जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस साल ये जश्न एक तनातनी में तब्दील हुआ और नतीजा हुआ ऐसी तस्वीरें। टीम न्यूज़ नेशन। एक अजीब परिपाटी हमारे देश में चल निकली है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल मीडिया पर लोग किसी को चैन से जीने देना ही नहीं चाहते हैं। गलती हो या ना हो, लोग खुद ब खुद अपने हिसाब से चीज़ों को समझते हैं, ट्रोल करने लगते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर सेलिब्रिटीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार एक तबका इस तरह से क्यों लोगों को परेशान करने को अपना पेशा बना चुका है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की बात ले लीजिए। नए साल पर उन्होंने अपना एक फोटो अपलोड किया और उस फोटो में पीछे शिवलिंग की तस्वीर थी। बस फिर क्या था, तमाम कट्टरपंथी आज शमी के पीछे पड़ चुके हैं और शमी को जवाब देते नहीं बन रहा।
सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कट्टरपंथी हैं कौन? किसने दी अनुमति इन्हें कि ये किसी के पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ जाएं? और कौन है ये लोग जो लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीने का सलीका क्या है? सोशल मीडिया पर बैठे धर्म और समाज के कथित ठेकेदारों के फेर में एक बार फिर फंस गए मोहम्मद शमी। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को हिला देने वाले शमी पर इन ट्रोल्स ने एक एक कर भद्दी फप्तियों के बाउंसर मारे। और इस सिलसिले का आगाज हुआ मोहम्मद शमी के एक ट्वीट से। दरअसल अपने फैंस को नए साल की बधाई देने के लिए शमी ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें शिवलिंग नजर आ रहा था। शमी का मकसद सिर्फ बधाई देना था, लेकिन उनके इस ट्वीट से ट्रोल्स इतने ज्यादा नाराज हो गए कि शमी के लिए उल्टी सीधी पोस्ट लिखी जाने लगी। सफदर खान नाम के एक यूजर ने धमकी भरी पोस्ट में लिखा, मोहम्मद शमी तू सुधर जा वरना बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह एक और यूजर ने शमी के बारे में भद्दी पोस्ट लिखी, शमी तू तौबा कर थोड़ी सी, हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसे काम मत कर वरना बर्बाद हो जाएगा। पठान नाम के एक यूजर ने तो शमी के मजहब पर ही सवाल उठा दिए, मुस्लिम है तू, शर्म कर, ईमान से खारिज हो जाएगा, हम मुसलमान हैं। ये पहली बार नहीं है जब शमी को यूं ट्रोल किया गया हो। कुछ ही महीनों पहले शमी ने अपनी पत्नी के साथ ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की थी। इस फोटो में शमी की पत्नी ने गाउन पहन रखा था और इसी को लेकर उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। सोशल मीडिया पर फन फैलाकर बैठे इन ट्रोल्स को मानो यही लगता है कि दुनिया में हर शख्स उनके हिसाब से जिए और उनके ही मुताबिक सांस भी ले। टीम न्यूज़ नेशन। हम अपने आप को एक आजाद देश कहते हैं, एक ऐसा देश जहां हर तरह की आजादी आपके पास है, लेकिन क्या वाकई में हमारे पास आजादी है? जरा देखिए शमी के पीछे किस तरह से हाथ धोकर लोग पड़े हैं। और वहीं वो देश जो कट्टरपंथ की प्रकाष्ठा पर हैं, जैसे कि ईरान, जहां पर इस्लामिक कट्टरवाद पूरे तरीके से है और वही शासन में भी है, वहां पर महिलाएं किस आजादी के साथ आज अपने आप का इजहार कर रही हैं, ये सोचिए। इजहार में सरकार के खिलाफ विरोध का आंदोलन जबरदस्त तरीके से चल रहा है और उसमें एक लड़की है जो कि इस आंदोलन का चेहरा बन चुकी है, क्योंकि इसने कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उसने अपना हिजाब निकाला और दे फेंका सड़क पर। जी हां, इसे कहते हैं आजादी, वो नहीं जो हमारे हिंदुस्तान के कुछ कट्टरपंथी और कुंठित सोच वाले लोग हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। नाम पता नहीं, पहचान पता नहीं, लेकिन ये गुमनाम चेहरा आज पूरी दुनिया की सुर्खियों में शामिल है। वजह है ईरान में रूहानी सरकार और कट्टरपंथी विचारों के विरोध का वो तरीका जिसने इन कट्टरपंथियों को हिजाब से करारा जवाब दिया। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान तेहरान की एक सड़क पर यह लड़की भीड़ से अलग एक पत्थर पर खड़ी हुई और इसने अपना हिजाब उतार दिया। दरअसल ईरान में कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें से एक थी कि महिलाएं जब भी सड़क पर निकलें तो वो बुर्के या हिजाब में नजर आए। इन्हीं कट्टरपंथियों को तेहरान की इस मर्दानी ने ऐसा करारा जवाब दिया। इन दिनों ईरान एक बड़े बदलाव की बयार का गवाह बन रहा है। ईरान में हजारों नौजवान सड़कों पर निकले हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन गिरते आर्थिक हालातों और बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन जैसे जैसे नौजवान इनसे जुड़ते गए तो कट्टरपंथ की मुखालफत और आधुनिकीकरण की खिलाफत का आगाज हो गया। रूहानी सरकार का विरोध कर रही आवाम में एक बड़ा हिस्सा नौजवान लड़कियों का भी है, जो कट्टरपंथी पाबंदियों का दायरा तोड़ देना चाहती हैं। सरकार का विरोध हो रहा है और लोग गो बैक रूहानी के नारे लगा रहे हैं। हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों का भी विरोध हो रहा है। कुछ छात्र संगठन और सामाजिक संस्थाएं रूहानी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये तबका विरोध करने वालों के सामने छोटा नजर आता है। ईरान की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ताकत का भी सहारा ले रही है। 5 दिन से जारी प्रदर्शनों के दौरान 450 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ईरान की नई क्रांति का चेहरा कही जा रही इस लड़की की ही तरह हजारों नौजवान अपनी आजादी के लिए रूहानी सरकार से लोहा लेने को तैयार खड़े हैं। टीम न्यूज़ नेशन।